नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पे हैं और स्वस्थ हैं। मैं परवीन शर्मा BLS इंस्टीट्यूट बीकानेर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, आज की क्लास जो रहने वाली है वो 12th क्लास कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आज के टॉपिक की बात करें तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्व रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे और आप सबने उस वीडियो को देखा, लाइक भी किया, उसके लिए धन्यवाद। आपको जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को लेकर आज हम इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा आज रहेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन दो टर्म्स का मीनिंग क्या होता है और क्वेश्चन में अगर आते हैं तो हमें कैसे इसे सोल्व करना है। थर्ड टॉपिक हमारा रहने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन, कि पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी और कौन कौन से मेथड हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन के। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे जो लास्ट क्लास में बच्चों को प्रॉब्लम आई थी उस प्रॉब्लम को लेकर कुछ क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपको PDF के माध्यम से 3 क्वेश्चन करने के लिए कहा था, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो बच्चों ने बड़े आसानी से कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो देखिए वो क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं रीड करता हूँ। आपकी जो PDF थी उसमें थर्ड क्वेश्चन है कि ABC वर पार्टनर एंड देयर कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 16 वाज 40,000, 27,800 एंड 15,900। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको गिवन है देयर आर 3 पार्टनर, 3 पार्टनर हैं A, B एंड C, और उनकी कैपिटल गिवन है आपको 1 जनवरी 16 को कैपिटल है। A की कैपिटल आपको दी है 40,000, B की कैपिटल गिवन है 27,800 एंड द कैपिटल ऑफ C इज़ 15,900 respectively. Before division of profit, B is entitled for a salary of rupees 2,500 and C for rupees 2,000 per annum. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको बता रखा है कि B को सैलरी देनी है 2,000 पर एनम प्रतिवर्ष एंड C को सैलरी है 2,500 पर एनम। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। उसके बाद आपको दे रखा है आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट फर्स्ट 10,000, कि आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जैसे पिछली क्लास में बात की थी नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए होते हैं इन पॉइंट्स को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने के बाद या इनको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो क्या होता है, आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि डिवीज़न ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिवीज़न कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना भी आपके डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका कहता है कि पहले 10,000 को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है और बाकी जो है उसको भी अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट 10,000 के बारे में क्वेश्चन में कहता है कि A विल रिसीव 40%, B विल रिसीव 35% एंड C विल रिसीव 25%। तीनों इस 10,000 को रिसीव करेंगे 40%, 35 एंड 25। 40%, 35% एंड 25%। कि A को मिलेगा 40%, B को मिलेगा 35%, C को मिलेगा 25% एंड प्रॉफिट इन एक्सेस टू दैट आर शेयर इक्वली। इससे ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा उसे 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा 10,000 से ज़्यादा उसको। फिर इस क्वेश्चन में मेन लाइन यहीं से शुरू होती है
कि फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 December 16 आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट द प्रॉफिट वर ₹23,170। ये आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 23,170 रुपये का। अब ये प्रॉफिट आपको दे रखा है 31 दिसंबर 2016 का। आपको ये तो पता है कि ईयर एंड का प्रॉफिट है, लेकिन इसके प्रॉफिट के साथ एक लाइन और दी है, साथ में दी है इससे पहले कि प्रॉफिट की पोजीशन क्या है। अगर प्रॉफिट की पोजीशन की बात करें तो उसमें लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। अब आपके पास क्वेश्चन में दो ही चीज़ें हैं, दो चीज़ों में से कहता है जो प्रॉफिट 23,170 है वो सैलरी डेबिट करने के बाद का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने से पहले का है। इसका मतलब 23,170 में जो सैलरी है आपकी दोनों के मिलाकर जो बनती है 4,500, ये ऑलरेडी क्या है, डेबिटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये कहता है कि हम जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सैलरी को नहीं लिखेंगे। पहला मेथड क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सैलरी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बता ही रहा आपको कि सैलरी ऑलरेडी क्या है, वो डेबिटेड है। डेबिट का मतलब वो पहले से क्या की जा चुकी है, इसमें लेस की जा चुकी है। फर्स्ट तरीका या पहला मेथड तो आपका हुआ कि जब आप क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी को नहीं दिखाएंगे और प्रॉफिट आप दिखाएंगे 23,170। दूसरा मेथड आपका है कि अगर आप सैलरी दिखाना चाहते हैं कि नहीं सर, हमें तो आपने बताया है कि सैलरी दी है तो सैलरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, तो ठीक है, आप सैलरी को दिखा सकते हैं। इस सैलरी को वापस हमें प्रॉफिट में ऐड करके भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप सैलरी दिखाना चाहते हैं तो प्रॉफिट के अंदर सैलरी को वापस ऐड करके दिखाना पड़ेगा। दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला मेथड जिसमें हम सैलरी को नहीं दिखाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए फर्स्ट मेथड है जिसमें हम सैलरी को नहीं दिखा रहे हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम प्रॉफिट लिख दिया हमने बाई साइड में, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट जो हमारे पास है 23,170 रुपये। उसके बाद हम इन पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा सैलरी का ही है। फर्स्ट मेथड में हम सैलरी नहीं दिखाना चाहते, प्रॉफिट 23,170 दिखा दिया है, सैलरी नहीं दिखाएंगे तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे जो कितना है 5% है। जब हम इसे 5% कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 5% ऑफ 40,000 2,000 एंड 5% ऑफ 27,800 इज़ 1,390 एंड 5% ऑफ 15,900 वो आपका होगा 795 और टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 4,185। और तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, डिविजिबल प्रॉफिट की। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रही है, क्रेडिट साइड टोटल है 23,170, डेबिट साइड भी 23,170 इक्वल करना पड़ेगा, जिसमें से 4,185 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 18,985 18,985 रुपये बचेंगे। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है।
अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है देखिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने देखा कि पहले 10,000 पहले 10,000 तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 40%, 25%, 35% और रिमेनिंग जो है, अब रिमेनिंग कितना है, जब टोटल 18,985 है तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा वो आपका बचा 8,985, 8,985, जिसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों का शेयर कितना होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम जो डिफरेंस है उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट तीनों के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए कितना कितना मिलेगा। अगर हम बात करें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की तो A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा और C को कितना मिलेगा। तो फर्स्ट 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन 40%, 35%, 25% ये हम निकाल लेंगे। 10,000 का 40% कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 4,000। ऐसे ही निकाल लेंगे हम B का 3,500 आएगा और C का जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,000 आएगा। और जब B का कैलकुलेट करेंगे तो 35% 3,500 और C का जब कैलकुलेट करेंगे तो 2,500 और जो रिमेनिंग है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिमेनिंग आपका 8,985 है। 8,985 का अगर हम एक के हिस्से की बात करें तो एक पार्टनर का हिस्सा आएगा 1/3। 8,985 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल आएगा 2,995। तीनों को जो शेयर मिलेगा 2,995। टोटल शेयर की बात करेंगे तो A को टोटल मिलेगा 6,995, 6,995 और अगर हम B की बात करते हैं तो B का टोटल आएगा 6,495 और C का टोटल आएगा 5,495। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तीनों का। इसको हम यहाँ लिख देंगे। A का डिस्ट्रीब्यूशन 6,995, B का 6,495 और C का 5,495 टोटल रहेगा। इस प्रकार हम पहले मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, प्रॉफिट के लिए देखा था कि प्रॉफिट जो था आपका आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हमने सैलरी पहले से डेबिट है, सैलरी इसमें से लेस की जा चुकी है, तो हमने सैलरी को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं दिखाया ही नहीं है। इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है वो देखिए। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम सैलरी को अगर दिखाना चाहें तो इस सैलरी को प्रॉफिट में वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रॉफिट में सैलरी को ऐड करते हैं 4,500 तो प्रॉफिट कितना बन जाता है आपका 0, 7, 6, 7 और 2, 27,670 ये आपका प्रॉफिट बन जाता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर करें क्वेश्चन को तो कैसे होगा। अब जो प्रॉफिट है वो कैसे आएगा। प्रॉफिट आपका जो लिखेंगे हम सैलरी को ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सैलरी को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाए। तो कैसे करेंगे देखिए। तो अब हम प्रॉफिट लिखेंगे 27,670, हमारा प्रॉफिट इतना हो जाएगा। ये जो 27,670 जो प्रॉफिट है, 27,670 जो प्रॉफिट है, ये कब का है, सैलरी देने से पहले का हो गया। अब ये बिफोर डेबिटिंग सैलरी हो गया। 23,170 तो था आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, 27,670 क्या हो गया, बिफोर डेबिटिंग सैलरी, कि मतलब अब 27,670 में से सैलरी आपने लेस नहीं की है। तो इस केस में हम सैलरी को दिखाएंगे। तो आप सैलरी को दिखाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए 2 पार्टनर सैलरी
सैलरी बी को और सी को 2 को ही है। बी सैलरी 2000 और सी की जो सैलरी है वो 2500, टोटल इज़ 4500। अब बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सेम रहेगा, ए बी और सी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 2000, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1390 और सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 795, और जो टोटल है वो आपका है 4185। अब इस तरह से हमने इसमें सैलरी भी दिखा दी है, टोटल करेंगे और जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम उसी तरीके से कर देंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट साइड टोटल 27,670, डेबिट साइड भी आपके आने चाहिए 27,670, और जब आप इसमें से ये लेस कर देंगे तो आपके पास सेम प्रॉफिट बचेगा 18,985। सेम वही प्रॉफिट आएगा क्योंकि हमने 4,500 को एक बार यहाँ दिखाया और एक बार यहाँ दिखाया, तो इससे केवल क्या फ़र्क पड़ने वाला है, टोटल ही बढ़ेगा, बस टोटल इंक्रीज होगा, बाकी डिफरेंस में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी, सेम वैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन 40%, 35-25, और रिमेनिंग जो 8985 है 8,985 उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा टोटल। ए को मिलेगा 6,995, बी को मिलेगा 6,495 और सी को मिलेगा 5,495। इस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो ये मेथड भी ठीक है और वो मेथड भी ठीक है। आपको यहाँ ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रॉफिट के लिए क्या लाइन कह रहा है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, वो प्रॉफिट को लेकर क्रिएट करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट दिया था कि प्रॉफिट 23,170 है, वो आफ्टर डेबिटिंग सैलरी है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आफ्टर डेबिटिंग सैलरी है, इसका मतलब प्रॉफिट में से जो भी डेबिट हो चुका है, मतलब वो प्रॉफिट में से क्या हो चुका है, वो लेस हो चुका है, घटाया जा चुका है। तो उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, और नहीं दिखाएंगे तो दोनों तरीके से हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल हैं, चाहे आरबीसी हो चाहे आपके सीबीएसई हो। तो ये था आपकी पिछली प्रॉब्लम, जिसे मैं समझता हूँ कि अब आपको ये प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। आगे देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दो टर्म आती हैं जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। तो उन्हें थोड़ा समझ लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जो टर्म है, या जब क्वेश्चन में आएगा तो उसे कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए, एक टर्म आपके आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं लाभों पर प्रभार। और सेकंड टर्म आपके आती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का नियोजन कह सकते हैं, या लाभों का विभाजन भी हम कह सकते हैं, या उचित शब्द हम यूज़ करें तो लाभों का बंटवारा भी हम यहाँ कह सकते हैं।
एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा आपके है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभों पर प्रभार। तो पहले बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। कोई भी चीज़ लाभों पर प्रभार होने का मतलब है कि वो लाभों को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, लाभों को कम कर देना। जो लाभों को क्या करती है, डायरेक्ट कम कर देती है, वो क्या कहलाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। लाभों को कम करने का मतलब कि अगर कोई आइटम है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसे दिखाएंगे कहाँ, उसे दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ दिखाया जाता है, P&L अकाउंट में उसे दिखाया जाता है। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में उसे दिखाएंगे अगर कोई चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मीनिंग हुआ कि कोई भी आइटम जो लाभों को क्या करे, कम करे। जैसे मैंने कहा कि अगर सैलरी अगर सैलरी कोई पार्टनर सैलरी है तो वो क्या रहेगी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन अगर नॉर्मल सैलरी है वो क्या होती है, आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। या कोई भी ऐसी चीज़ जो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आती हो, वो सभी क्या होती हैं, आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। जैसे हम बात करें कुछ चीज़ों की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 11th में किया था मैनेजर कमीशन। इसमें हमने 2 किया था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। तो मैनेजर कमीशन हम कहाँ दिखाते थे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ऐसे ही दूसरी बात करें, पार्टनर्स रेंट। अब रेंट जो है, रेंट अगर मान लो आपकी फर्म जो है किसी पार्टनर की बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है और वो पार्टनर चाहता है कि उसे रेंट दिया जाए, तो ये रेंट फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस सभी कहाँ दिखाई जाएंगी, P&L अकाउंट में दिखाई जाएंगे। इसीलिए पार्टनर रेंट है, साझेदार का कोई किराया है तो किराया भी कहाँ जाएगा, आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, इसलिए उसे कहाँ दिखाया जाएगा, P&L अकाउंट में दिखाया जाएगा। वो प्रॉफिट को सीधा कम कर देगा। थर्ड बात आपको ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। साझेदार के ऋण पर ब्याज। जैसे हमने ऋण पर ब्याज के बारे में एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट पहले पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम, कि साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज कितना दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके प्रश्न में ऋण पर ब्याज आ जाता है तो उसे दिखाएंगे कहाँ, उसे कहाँ शो करेंगे, P&L अकाउंट में शो किया जाएगा, क्योंकि ये कौन सी आइटम हो गई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम हो गई, लाभों पर प्रभार की आइटम हो गई। जो सीधा किसे कम करेंगे, लाभों को कम करेंगे, कहाँ दिखाएंगे, P&L अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो मेन आपके पार्टनरशिप में ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों को ध्यान रखना है। मैनेजर कमीशन P&L अकाउंट में जाएगा, पार्टनर रेंट P&L अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी कहाँ जाएगा, आपके P&L अकाउंट में जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आपके क्वेश्चन में 3 चीज़ें कहीं आ जाती हैं और नीचे बाकी सब चीज़ें होती हैं और आपको कहा जाता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो आपको अपने आप समझ जाना है कि ये चीज़ें तो कहाँ जाती हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें ये चीज़ें डेबिट करके दिखाएंगे। उससे क्या होगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। अब जो रिड्यूस्ड प्रॉफिट है, कम हुआ प्रॉफिट है, वो आगे ट्रांसफ़र कहाँ होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब भी आपके कोई आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी तो पहले आप क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके बनेगा।
अब बात करें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो लाभों का नियोजन या विभाजन या बंटवारा, ऐसी कोई आइटम जो किस में आए, आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हो और जो लाभों को बांटने का काम करती हो। जैसे हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफ़र किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस या रिजर्व की प्रॉफिट को आपने बांटा। कुछ प्रॉफिट आपने बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, कुछ प्रॉफिट आपने बांटा सैलरी के रूप में, कुछ आपने प्रॉफिट को ना बांट कर रिजर्व के रूप में रख लिया और रिमेनिंग प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को। अल्टीमेटली प्रॉफिट जा किसके पास रहा है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जा रहा हो, चाहे वो आपके सैलरी के रूप में जा रहा हो, चाहे प्रॉफिट के शेयर के रूप में जा रहा हो, वो मिल किसको रहा है, ओनर को मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी, आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगी, जिन्हें हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कोई चीज़ है, कोई आइटम है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कोई आइटम है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम कल के वीडियो में करेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब हम बात करते हैं पूंजी पर ब्याज की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इसकी एंट्री क्या होती है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की और उसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री तो हमने कर ली है, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है हम करेंगे। कैलकुलेट कैसे किया जाता है या पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है, कैसे कैलकुलेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है आपके ओपनिंग कैपिटल पे। कहाँ कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले आपके पास पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए क्या होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो एक छोटा सा फॉर्मेट, एक छोटी सी टेबल देखिए जिससे आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने में हेल्प मिलेगी। कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, तो हम सबसे पहले चलेंगे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, तो इसमें क्या क्या ऐड होता है, क्या लेस होगा। एडिशनल कैपिटल अगर है, एडिशनल कैपिटल मतलब अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी ओपनिंग कैपिटल में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर ड्राइंग्स हैं तो वो क्या हो जाती हैं, लेस हो जाती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट है, लाभ का हिस्सा अगर है तो वो क्या हो जाता है, ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाता है। और अगर शेयर ऑफ लॉस है तो वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। जैसे ही आप ये सब लेस कर देंगे या ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास बचेगी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ये आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स की, कि क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो
क्या गिवन हो, क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, ये तो दी हुई हो, और आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है ओपनिंग कैपिटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा। और जब बॉटम टू टॉप जाएंगे तो हमारे पास सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। शेयर ऑफ लॉस क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल में लेस हो जाएगा, ड्राइंग्स वापस ऐड हो जाएंगी, और एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो ओपनिंग कैपिटल होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम ओपनिंग कैपिटल निकालना सीख चुके हैं। कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो हम ऐसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टेबल को बड़े ध्यान से कर लो, इसे अपने माइंड में सेट कर लो और उसे अपनी नोटबुक के अंदर सही तरीके से सही जगह पर इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब कैलकुलेशन होगा तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के मेथड कौन कौन से हमारे पास हैं। मेथड्स, विधियाँ। पूंजी पर ब्याज की गणना करने की हमारे पास दो मेथड हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं, दो मेथड हैं। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें वो तो है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड या जिसे हम सरल विधि कहते हैं। और द सेकंड इज़, दूसरा जो मेथड है वो आपका है एवरेज मेथड, या इसे हम एवरेज नहीं, प्रोडक्ट मेथड कहेंगे। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड कहना ज़्यादा सही रहेगा। गुणनफल विधि, गुणनफल विधि, एवरेज नहीं कहेंगे, इसे हम प्रोडक्ट मेथड कहेंगे। और फर्स्ट आपका रहेगा सिंपल मेथड। अकॉर्डिंग टू सिंपल मेथड अगर फॉर्मूले की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज निकाला जाता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 इंटू 12। हिंदी में देख लीजिए, पूंजी पर ब्याज का सूत्र जो रहेगा, पूंजी की राशि गुणा दर गुणा समय भाग में 100 गुणा 12। ये फॉर्मूला रहेगा साधारण विधि के अंदर। सरल विधि में पूंजी पर ब्याज निकालने का, पूंजी की राशि, रेट, टाइम डिवाइड बाय 100 इंटू 12। अब बात करें अगर गुणनफल विधि की, तो गुणनफल विधि में जो पूंजी पर ब्याज निकाला जाएगा वो देखिए, इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 12। हिंदी मीडियम की बात करें तो गुणनफलों का योग गुणा दर भाग में 100 गुणा 12। ये प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है पूंजी पर ब्याज निकालने का। ये सिंपल मेथड का फॉर्मूला है पूंजी पर ब्याज निकालने का। अब बात आती है कि इन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे और कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सरल विधि
का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें प्रश्न में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जब पूंजी पार्टनर के द्वारा एक बार या दो बार ही लगाई जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कह दिया कि किसी पार्टनर ने साल में 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर आपके कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं और उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को कहा है, तो इजी कौन सा मेथड रहता है आपका? गुणनफल विधि इजी रहता है, जिससे आप जल्दी आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो देखिए इनको कैसे अप्लाई किया जाएगा, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म एंड the balance of capital of A as on 1st April 2017 रुपीज़ 1 लाख। कि ए कोई पार्टनर है और 1 अप्रैल 2017 को उसकी पूंजी का जो बैलेंस है वो कितना है? वो 1 लाख रुपए है। और साथ में आपको दे दिया एंड एज ऑन 1 अक्टूबर 2017 ही इन्वेस्ट एडिशनल कैपिटल रुपीज़ 50,000। कि ए ने 1 अक्टूबर 2017 को अतिरिक्त पूंजी लगाई, वो कितनी लगाई? 50,000 रुपये और लगाई। आपको पूछ लिया कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एट द रेट 10% पर एनम। कि ए की पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से गणना करें। अब इस क्वेश्चन में ए की 2 बार पूंजी दी हुई है। पहले आपको 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख रुपए पूंजी दी है और उसके बाद आपको ये भी कहा है कि ए ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है 1 अक्टूबर 2017 को। तो पूंजी पर ब्याज हम कैसे निकालेंगे? कई बच्चे क्या करेंगे, सीधा ही 1.5 लाख रुपए का 10% होता है 15,000। तो सर आंसर आ गया कि 15,000 होगा, लेकिन ये 15,000 गलत होगा। बच्चे कहेंगे नहीं सर ठीक होगा, क्योंकि ए की जो कैपिटल है हम बात करें तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? पहले 1 लाख थी, 50,000 और लगाई तो टोटल कितने हो गई? 1,50,000। और सर क्वेश्चन में बोला है कि 10% ब्याज लगाना है, तो 1,50,000 का 10% होता है 15,000। तो सर हमारा आंसर होगा 15,000। और वहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने टाइम को ध्यान नहीं दिया। जो 1 लाख रुपया है वो तो 1 अप्रैल को था और 50,000 रुपये उसने लगाए 1 अक्टूबर को। 2 बार पूंजी दे रखी है। डायरेक्ट अगर टोटल पर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा? वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ सरल विधि के द्वारा पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले हम पूंजी पर ब्याज निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बात करें तो पहले निकालते हैं 1 लाख रुपए पर और फिर निकालते हैं हम 50,000 रुपये पर। दोनों पर जो अलग अलग ब्याज होगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, दोनों पर अलग अलग ब्याज निकाल कर उनको ऐड करेंगे तो एक का टोटल पूंजी पर ब्याज पूरे साल का बनेगा। ठीक है। उससे पहले हमने बात की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में क्या है? गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं हम 1 लाख रुपए पर। तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल 1 लाख है, इंटू रेट 10% है और इंटू टाइम। टाइम यहाँ अब 1 अप्रैल को अगर ईयर शुरू हो रहा है और अगर नहीं भी दिया क्वेश्चन में तो हम ये मान लेंगे कि अप्रैल से 31 मार्च को ईयर क्लोज होगा, क्योंकि 1 अप्रैल डेट गिवन है। वैसे क्वेश्चन में दिया होगा और हम मान लेते हैं कि यहाँ
जो ईयर एंड है वो कब हो रहा है, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। तो 1 अप्रैल को अगर कोई कैपिटल है तो 31 मार्च को पूरे कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। तो टाइम हम यहाँ 12 लिख देंगे, डिवाइड बाई 100 इंटू 12। तो हो क्या रहा है कि जब हम पूरे साल का ब्याज निकालते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होती है तो टाइम हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम लिख भी देंगे, मान लो 12 और 12 लिखेंगे तो कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा और लिखोगे तो भी चलेगा। तो 10% ऑफ 1 लाख कितना होगा, 10,000 होगा। ये तो आपका हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पर। और ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे की, जो पैसा इन्वेस्ट किया था, लगाया था कब, 1 अक्टूबर 2017 को, कितना लगाया था, 50,000 इंटू रेट। अब यहाँ टाइम का ध्यान रखना है, डिवाइड बाई 100 इंटू 12, यहाँ टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 इन्वेस्ट किया अक्टूबर में, तो मंथ काउंट कर लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं। तो इस पर कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, जो आपके आएगा 2,500। तो अब एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल की बात करें तो 10,000 तो ये है और 2,500 ये है, 12,500, 12,500 आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक ही पूंजी पर ब्याज 12,500 होगा। ऐसे ही ए चाहे 3 बार पूंजी लगाए, 4 बार पूंजी लगाए, सरल विधि ये कहती है कि आप उतनी बार उस पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करके उस पर क्या लगाएंगे, हर बार फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करने का। गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। जैसे हम बात करते हैं, ए इज ए पार्टनर एंड देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017 रुपीज़ 1 लाख। ये कोई पार्टनर है जिसकी पूंजी 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख रुपए है, एंड ही इन्वेस्ट एडिशनल कैपिटल, उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की अलग अलग डेट को। पहली बार उसने पैसा इन्वेस्ट किया 1 जून 2017 रुपीज़ 30,000, and after that he invest additional capital on 1 October 2017 rupees 50,000, and after that he invest rupees on 1 January 2018 again 30,000, and he invest on 31st March 2018 rupees 70,000, and calculate interest on capital on A's capital at the rate 10% per annum and financial year and on 31st मार्च 2018 कि 31 मार्च 2018 को आपका फाइनेंशियल क्लोज होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करें 10% पर एनम। ए कोई पार्टनर है, आपको कैपिटल दी है 1 अप्रैल 17 को, उसके बाद उसने 4 बार और पैसा इन्वेस्ट किया है। अब आपको कहते हैं कि आप एक ही पूंजी पर ब्याज निकालिए 1 साल का, फॉर द ईयर 2017 एंड 18, 2017-18 के लिए 1 साल का पूंजी पर क्या ब्याज होगा। तो अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ए 4 बार पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और ओपनिंग कैपिटल भी है।
अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल मेथड से करते हैं तो सिंपल मेथड में हमें कितनी बार फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5वीं बार तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5वीं बार की बात करें तो लास्ट टाइम उसने पैसा इन्वेस्ट किया 31 मार्च 18 को और यही ईयर क्लोज हो जाता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो ड्यूरिंग 17-18 में 70,000 पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर अगला साल आएगा तो 70,000 पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब सिंपल मेथड में टाइम ज़्यादा लगेगा, हम करते हैं इसको प्रोडक्ट मेथड से। सिंपल मेथड में जैसे पीछे किया था वैसे ही होगा। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम यहाँ डेट लिख देंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ अमाउंट ऑफ कैपिटल, फिर उसके बाद हम यहाँ टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, समय की गणना करेंगे और फिर यहाँ हम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणा। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूले में हमारे टोटल ऑफ प्रोडक्ट आता है, तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। पहला कॉलम होगा डेट, अमाउंट ऑफ कैपिटल, टाइम पीरियड, प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले डेट की बात करें तो पहले आपकी डेट आती है 1 अप्रैल 17 डेट है, जिसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। फिर आपके डेट आपकी आती है 1 जून को है, 1 जून 17 एंड द अमाउंट इज़ 30,000 एंड आफ्टर दैट 1 अक्टूबर 17 amount is 50,000 and after that date is 1st January 18 amount is 30,000 30,000 और उसके बाद डेट आपके है 31 मार्च 18 और अमाउंट है 70,000। इन सब को लेकर आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ आपके आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट गुणनफलों का योग, इन सब का टोटल कर देंगे। टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब जो यहाँ डेट है उस डेट से लेकर जब तक आपका ईयर एंड क्लोज होता है, साल के एंड की डेट है, वहाँ तक आपको क्या करना है, टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। अगर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करें तो कितने मंथ हो जाते हैं, 12 महीने हो जाते हैं। अगर हम 1 जून से 31 मार्च की बात करें तो अप्रैल और मई 2 महीने गए, जून से लेके 31 मार्च तक 10 मंथ होंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अक्टूबर से बात करें तो 6 महीने होंगे, जनवरी से बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक 3 महीने होंगे। 31 मार्च से 31 मार्च की बात करें तो 0, कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कि 70,000 पर कोई भी इंटरेस्ट 17 के अंदर नहीं दिया जाएगा। अब उसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे इसकी और इसकी, इन दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ आएगा 12 लाख, यहाँ आएगा आपके 3 लाख, यहाँ अगेन 3 लाख, यहाँ आ जाएगा 30 × 3 90,000 और यहाँ आ जाएगा 0। टोटल कर देंगे तो 12 3 15 3 18,90,000, 18,90,000 आपका क्या आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालने के बाद अब हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। अब फॉर्मूले की बात करें तो देखिए जो हमने फॉर्मूला देखा था, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट गुणनफलों का योग वो कितना है, 18,90,000 है, गुणा मल्टीप्लाई रेट,
रेट इज़ 10% पर एनम डिवाइड बाय 100 इंटू 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 12 1 जा 12, 6 12 5 जा 60, 60 आएगा तो यहाँ 9 7 5 0 एंड आंसर विल बी 15750 होगा। ये आपका आंसर आएगा 15,750 रुपये। प्रोडक्ट मेथड से हम क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमने किया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, इन टर्म्स का क्या अर्थ है, और अगर क्वेश्चन में आए तो हमें क्या करना होगा। और लास्ट टॉपिक हमने आज किया कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी होगी, और आगे हम क्लास में करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, और उसके बाद आपको आज के जो क्वेश्चन कराए गए हैं इसकी PDF फाइल, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करने हैं उसकी PDF फाइल भी आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।